नमस्कार। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण बीए पार्ट प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत। इससे पूर्व हमने भाग प्रथम बनाए थे, वो भी सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में थे। और आज हम भाग 2 पर हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण पर। यह नेट सेट प्रतियोगी परीक्षा हेतु तथा एमए समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की। सामाजिक नियंत्रण की द्वितीयक संस्थाओं में राज्य का स्थान सर्वोपरि है। यही एक संगठित और औपचारिक नियंत्रण का साधन है। समाज की जटिलता के साथ साथ राज्य की नियंत्रण शक्ति में भी वृद्धि होती है। कानून, पुलिस, जेल, न्यायालय, सरकार, सेना और गुप्तचर विभाग के माध्यम से राज्य व्यक्ति एवं समूहों के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। राज्य विद्रोह एवं आंदोलन का दमन करता है तथा विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। राज्य के कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो कि व्यक्ति उनका पालन करते हैं। यदि उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो राज्य द्वारा दंड भी दिया जाता है। दूसरा, इसमें जनरीतियां। प्रसिद्ध समाजशास्त्री समनर ने द फॉरगॉटन मैन एंड एसे में लिखा है, आपने फोकवेज पुस्तक भी लिखी थी, जनरीतियां, उसमें उल्लेखित किया है जनरीतियां प्राकृतिक शक्तियों के समान हो सकती है जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप में करता है। मैकाइवर के अनुसार समाज में व्यवहार करने की स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त विधियां जनरीतियां कहलाती है। यानी समाज में जो मान्यता प्राप्त व्यवहार है, समाज जिस व्यवहार को स्वीकृत कर देता है और जिन विधियों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वे जनरीतियां अर्थात जनता की रीतियां हैं। जनरीतियां सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका जन्म स्वतः होता है। इनकी उत्पत्ति जानबूझकर किए गए प्रयत्नों से ही होती है। चूंकि समाज के सभी लोग उनका पालन कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति भी जनरीतियों का पालन करता है। इनका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा निंदा व आलोचना की जाती है, व्यक्ति की हंसी उड़ाई जाती है और उस पर व्यंग किया जाता है। इस प्रकार जनरीतियां अधिक शक्तिशाली होती है, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है जनरीतियां। तीसरा, लोकाचार या रूढ़ियां। जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वह लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती है। ये जनरीतियों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है और इनका उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है। लोकाचार में उचित एवं अनुचित का भाव निहित होता है। लोकाचार सकारात्मक एवं नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक लोकाचार कुछ कार्य करने का निर्देश देते हैं, जैसे सदा सच बोलो, सभी पर दया करो, माता पिता की आज्ञा मानो आदि। नकारात्मक लोकाचार कुछ कार्यों को करने से रोकते हैं, जैसे चोरी नहीं करना, अपराध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना आदि। लोकाचार अनौपचारिक एवं असंगठित नियंत्रण का साधन है। इनका उल्लंघन करने पर नियंत्रण की अनौपचारिक शक्तियों जैसे हास्य, व्यंग, आलोचना आदि का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति स्वयं भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। डेविस का मानना है कि सामान्य व्यक्तियों के मन में लोकाचारों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है तथा सामान्य प्रकृति के समाजों में लोकाचारों के अलावा दूसरे नियमों की आवश्यकता ही महसूस नहीं की जाती। इसका कारण यह है
कि लोकाचारों को उचित प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वरन वे अपनी स्वयं की अधिकार शक्ति से ही जीवित रहते हैं। प्रचार। वर्तमान समय में प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार पर प्रचार द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। प्रचार के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, प्रदर्शनी, मेले तथा समारोह आदि प्रचार के द्वारा अच्छी और बुरी दोनों ही बातों का प्रसार किया जा सकता है। प्रचार के कारण ही आज अनेक सामाजिक कुप्रथाओं जैसे दहेज, बाल विवाह, छुआछूत, विधवा विवाह निषेध एवं अंधविश्वासों से छुटकारा पाने में कुछ सीमा तक सफल हुए हैं। संतों, नेताओं एवं महापुरुषों के विचारों का प्रचार कर समाज में एकरूपता एवं नियंत्रण उत्पन्न किया जाता है। आर्थिक नीतियों का प्रसार करने एवं शिक्षा के प्रति लोगों में जागृति पैदा करने के लिए प्रचार का सहारा लिया जाता है। प्रचार द्वारा ही लोगों को एक विशेष प्रकार से आचरण करने का सुझाव दिया जाता है। प्रथाएं। जब जनरीतियां व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह हस्तांतरित होती रहती है और समूह अथवा समाज की आदत बन जाती है, तो वे ही प्रथाओं का रूप ले लेती है। पी जिसबर्ट ने फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि प्रथा व्यवहार वह स्वरूप है जो आदत का रूप ले लेती है तथा समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा उसका पालन किया जाता है। गिन्सबर्ग ने रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी पुस्तक है गिन्सबर्ग की सोशियोलॉजी, उसमें प्रथा में 3 तत्वों का उल्लेख किया है। पहला, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रथा कुछ बातों में आदत की तरह होती है, अर्थात प्रथा एक ऐसी आदत है जिसका पालन समाज के अधिकांश लोग करते हैं। दूसरा, प्रथाएं आदर्शात्मक एवं बाध्यता मूलक होती है, इसमें अच्छाई एवं बुराई के भाव छिपे होते हैं। तीसरा, प्रथा में सामाजिकता पाई जाती है, अर्थात व्यक्तिगत व्यवहार न होकर सामूहिक व्यवहार होता है जिसमें समाज की स्वीकृति होती है। सरल एवं जटिल, प्राचीन एवं आधुनिक सभी समाजों में प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक, अनियोजित, असंगठित एवं असक्त साधन है। ये व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों होते हैं। शेक्सपियर ने प्रथा को क्रूर बताया है। मॉन्टेन इन्हें गुस्सेबाज और धूर्त स्कूल मास्टरनी भी कहते हैं। बेकन प्रथा को प्रमुख न्यायाधीश कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में बात कही है। जनमत सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। बोटोमोर ने अपने पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंधित व निर्देशित करता है। आदिम एवं आधुनिक सभी समाजों में जनमत लोगों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है। सभ्य समाजों में तो जनमत सरकार की नीतियों, संघों, राज्य, सामाजिक व्यवहार एवं समूहों पर अंकुश रखने वाली एक महान सामाजिक शक्ति है। यदि प्रथाएं एक निरंकुश राजा की तरह समाज पर नियंत्रण रखती है, तो जनमत अनजाने ही व्यक्ति को समाज के अनुकूल आचरण करने की प्रेरणा देता है। इमाय दुर्खिम, मेलिनोवस्की एवं अनेक अन्य विद्वानों ने आदिम समाजों में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। जनमत का तात्पर्य जनता के ऐसे मत से है जो किसी विषय पर लोगों द्वारा प्रकट किया जाता है और जिसमें जनता का हित निहित होता है। गिन्सबर्ग ने लिखा है कि जनमत का अर्थ समाज में प्रचलित उन विचारों एवं निर्णयों से है जिनका निर्माण कुछ निश्चित ढंग से किया जाता है, जिनमें कुछ स्थायित्व होता है तथा
जिनके निर्माता उसे इसलिए सामाजिक समझते हैं क्योंकि वह बहुत से व्यक्तियों के सामूहिक निर्णयों का परिणाम है। जनमत निर्माण में प्रेस, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, राजनीतिक दल, नेता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं प्रचार आदि का महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो इस प्रकार जनमत के द्वारा लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सातवां है धर्म एवं नैतिकता। धर्म एवं नैतिकता में घनिष्ठ संबंध है। धर्म से केवल मानव से मानव का संबंध ही नहीं जोड़ता, वरन मानव का अलौकिक शक्ति से भी संबंध स्थापित करता है। आदिम लोगों में यह धारणा प्रचलित रही है कि समाज विरोधी कार्य करने से ईश्वर रुष्ट होता है और दंड देता है। स्वर्ग और नरक की धारणा के पीछे भी कुछ ऐसे ही विचार पाए जाते हैं। सद्कार्यों से स्वर्ग एवं बुरे कार्यों से नरक मिलता है। धर्म से संबंधित इन धारणाओं ने मानव के समाज विरोधी व्यवहारों पर अंकुश रखा। नैतिकता में हम उचित एवं अनुचित के विचार सम्मिलित करते हैं। डेविस का मानना है कि नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का विचार सन्निहित है। मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है कि सही अर्थ में नैतिकता के नियम वह नियम समूह है जिससे व्यक्ति का अंतःकरण सत्य असत्य का ज्ञान करता है। नैतिकता का संबंध व्यक्ति की अंतरात्मा से है। सदा सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, माता पिता व गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए। तो इस प्रकार धर्म और नैतिकता का प्रभाव व्यक्ति के मानस पटल पर पड़ता है। और शिक्षा, संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ पुस्तकीय ज्ञान प्राप्ति करने से लगाया जाता है। इमाइल दुर्खिम ने शिक्षा को समाजीकरण करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्ति का समाजीकरण करती है तथा इसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति पैदा करती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा व्यक्ति में तर्क का विकास करती है तथा उसे भावुक तथा अतार्किक व्यवहारों से मुक्ति दिलाती है। और कानून, यह औपचारिक एवं संगठित तरीकों में सशक्त साधन के रूप में माना जाता है। कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है। कानून का उल्लंघन करने पर राज्य एक निश्चित दंड की व्यवस्था करता है। कानून मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करने वाले ऐसे नियम हैं जो राज्य द्वारा बनाए एवं लागू किए जाते हैं तथा इनका उल्लंघन करने पर राज्य दंड की व्यवस्था करता है। कानून भी दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। नकारात्मक कानून कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जैसे चोरी नहीं करना। सकारात्मक में पुरस्कार, पदक आदि की व्यवस्था की जाती है। कानून वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण में शिक्षा, कानून, धर्म, नैतिकता आदि का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करता है, सदस्यों को संगठित करता है, एक रूपता लाता है और व्यक्ति के मनमाने व्यवहार नहीं कर पाए उस पर जो है नियंत्रण स्थापित करता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।